बेटा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की और इसमें मैंने आपको लास्ट में डिफरेंस पढ़ाए थे। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स की कि किस तरह से क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ सकती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ में। तो बेटे सबसे पहली जो क्लिनिकल फाइंडिंग आएगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो ब्लड इन स्टूल्स की हिस्ट्री होगी, एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री होगी और टेनेस्मस की हिस्ट्री होगी। और उसके अलावा कोई फीवर नहीं होगा, एनीमिक होगा पेशेंट। और उसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की है। इसमें क्या होता है बेटे, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एनीमिया के साथ आ सकता है पेशेंट और हाइपोएल्बुमिनिया के साथ आ सकता है। और क्रोन डिजीज़ में बेटे एब्डोमिनल पेन होगा बट ब्लडी डायरिया होगा, इसमें स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, उसमें जो है फीवर की हिस्ट्री है और वेट लॉस है और अर्थराइटिस है। और इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। उसके अलावा जो है आर्थ्रेल्जियाज हो सकते हैं, गाल स्टोन्स की हिस्ट्री हो सकती है, सर्कोलाइटिस वगैरह, ये सारे बेटे हो गए। अब हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी देख ली। उसके अलावा जो है डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का। तो बेटे क्लिनिकल हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अब सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा जो है हम एक्सरे करवा सकते हैं, इससे जो है एक्सरे विद डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमिया, ठीक है, बेरियम एनीमिया के साथ जो है हम करवा सकते हैं डबल कंट्रास्ट। तो ये भी कुछ हद तक हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस को कंफर्म करने में। उसके अलावा बेटे हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं, कोलोनस्कोपी कर सकते हैं। तो बेटे ये भी जो है हम उससे जो है बायोप्सी वगैरह करके हम जो है डायग्नोसिस अपना कंफर्म कर सकते हैं बेटे। उसके अलावा जो है अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले जो है हमने डाइट अच्छी रखनी है। डाइट से भी बहुत हद तक जो है ये डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। डाइट में अब हमने क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है और हाई कार्ब्स डाइट देनी है। हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स डाइट से जो क्या होता है और फैट हमने नॉर्मल देने, इतने ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। डाइट हमने अच्छी रखवानी है उस पेशेंट की। उसके अलावा हमने क्या देने हैं उसको, नॉन एब्जॉर्प्टिव सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव्स देने हैं, ठीक है। नॉन एब्जॉर्प्टिव सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव्स ये भी बेटे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें कौन सी, सल्फासेलाजीन, ठीक है। सल्फासेलाजीन जो है ये एक जो है ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, ये माइल्ड केसेस में। और इसमें क्या होता है, ये जो है लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस करता है कोलोन में। और इसके अलावा इसकी जो डोज है वो 50 to 75 mg हम देते हैं, ठीक है बेटे, 24 आवर्स के अंदर। और इसके अलावा जो है हम थर्ड पे क्या दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये इफेक्टिव होते हैं मेंटेनेंस करने में अल्सरेटिव कोलाइटिस को। उसके अलावा जो है हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं बेटे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ये जो है इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह में इफेक्टिव होते हैं। और उसके अलावा जो है हम क्या दे सकते हैं, ओके बेटा, हम पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट, तो हमने डिस्कस किया था कि डाइट हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हम नॉन एब्जॉर्बेबल सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव जिसमें हमने सल्फासेलाजीन की बात की थी। उसके बाद प्रोबायोटिक्स हम दे सकते हैं, हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा जो अदर ट्रीटमेंट्स में है उसमें हम एज़ाथायोप्रीन दे सकते हैं, उसको मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन्स दे सकते हैं बेटे, एंटीसाइटोकाइंस दे सकते हैं जिसमें कौन सी ड्रग, इन्फिक्सीमाब जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट बेटे जो क्रोन डिजीज़ है उसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है अगर मैं प्रोग्नोसिस की बात करूँ तो प्रोग्नोसिस जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ हद तक इफेक्टिव होता है और क्रोन डिजीज़ में जो है प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा लो होता है। थैंक यू, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं इसको। तो बेटे उसने यही बताया हुआ है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। उसने सिनेरियो पहले बताया हुआ है कि एक 13 साल की गर्ल आई है, ठीक है, उसने क्या, उसको 7 मंथ की हिस्ट्री है, डायरिया, वेट लॉस के साथ आई है, रेज्ड ESR है और कोलोनस्कोपी जो है हमने कंफर्म किया डायग्नोसिस। तो क्या कोरोन डिजीज़ में बेटे और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने आपको पहले बताया था कि डायरिया के साथ आ सकता है। अब उसने इधर भी बताया हुआ है कि 7 मंथ की हिस्ट्री है डायरिया की, एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है, वेट लॉस के साथ आ सकता है, ब्लड लॉस है, फीवर है। अच्छा, उसने बताया हुआ है कि कोरोन डिजीज़ जो है वो GIT के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, बट इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई भी इस तरह की नहीं होगी, ये सिर्फ कोलोन को ही इफेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा कंपैरिजन उसने दिया हुआ है कि इसमें मैंने आपको बताया था फीवर, वेट लॉस जो है दोनों में कॉमन है, रेक्टल ब्लीडिंग इसमें समटाइम्स है, इसमें एब्डोमिनल मॉस कॉमन है, इसमें जो बेटे एब्डोमिनल पेन भी कॉमन है, ये सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। एरियल इन्वॉल्वमेंट हो गई, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है इतनी ज़्यादा कॉमन। आपने जो मेन चीज़ें याद रखनी है, स्ट्रिक्चर्स, फिस्टूला, ये दोनों इसमें क्रोन डिजीज़ में कॉमन है, बट इन केस इसमें नहीं है। और ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया था कि सारी लेयर्स को जो इन्वॉल्व करी होती है वो क्रोन डिजीज़ होती है।
बेटे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो स्किप लियंस की अगर मैं बात करूँ तो क्रोन डिजीज़ में स्किप लियंस कॉमन होती है और इसमें जो है कॉमन नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा बेटे अब हम अगर बात करें तो ओके जी। अच्छा, अदर डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो एरिथेमा नोडोसम जो है इसमें कॉमन है। कैंसर का रिस्क दोनों में इंक्रीज्ड है। ग्रैनुलोमा जो है सिर्फ क्रोन डिजीज़ में बन रहे होते हैं, इसमें नहीं बन रहे होते। स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो है ये रेयर है, इसमें कॉमन है। उसने क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई हुई है बेटे। ब्लड इन स्टूल्स होगा और एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री होगी, ट्रांसमिस की हिस्ट्री होगी और वो ये कहेगा कि अदर में जो है फीवर नहीं है, एनीमिया है। और उसके अलावा जो है मोर देन 5 या 6 स्टूल्स पर डे वो सिनेरियो में ज़रूर जिक्र करेगा जब भी वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिक मेगाकोलोन बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन है, मैसिवली डायलेटेड कोलोन होता है, एनीमिया होता है। क्रोन डिजीज़ में बेटे क्या होता है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, ब्लडी डायरिया होगा और आर्थराइटिस होगा। इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में फीवर है, वेट लॉस है, आर्थ्रैल्जियाज हैं। और उसके अलावा जो है उसने बाकी सारी बताएं, गालस्टोन्स हो सकता है, सार्कोलाइटिस हो सकता है, पॉली आर्टिकुलर आर्थराइटिस। डायग्नोसिस मैंने बताया था कि एक्सरे हम करेंगे और डबल एयर कंट्रास्ट बेरियम एनीमिया करेंगे और उससे जो है हमें क्या होंगी, स्किप लियंस अगर कोई है तो वो नज़र आ जाएंगी और भी सारे पॉलिप्स वगैरह जो भी। उसके अलावा एंडोस्कोपी करेंगे। डिफरेंशियल्स में हम बना सकते हैं, SLE बना सकते हैं, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह और अदर कोई बैक्टीरियल जो काजेज़ हैं डायरिया की वो भी। और सब मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले बताया था कि डाइट जो है हम करेंगे अच्छी उस पेशेंट की, ताकि जो डाइट में हमने क्या देना है उसको हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स डाइट देनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लैक्टोज इज़ नॉट गिवन टू, लैक्टोज उसको नहीं देना। विटामिन्स आयरन जो है वो दे सकते हैं हम। नॉन एब्जॉर्बेबल सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव जिसमें सल्फाजलाजीन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, माइल्ड केस में हमने उसको दिया। इसकी डोज 50 to 70 mg दी, 2 to 4 ग्राम जो है इन 24 आवर्स में। प्रोबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिसमें प्रेडनिसोन जो है हम देते हैं। उसके अलावा जो एजाथायोप्रीन जो है बहुत इफेक्टिव है। मेट्रोनिटाजोल जो है वो भी हम दे सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन्स दे सकते हैं हम, एंटी साइटोकाइंस दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट बेटे जो है क्रोन डिजीज़ इससे क्योर्ड नहीं होती, बट इनके अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है सर्जरी जो है वो क्यूरेटिव होती है जिसमें हम कोलेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है कॉम्प्लिकेशंस को हम ट्रीट कर सकें। उसके अलावा प्रोग्नोसिस का अगर मैं कहूँ तो क्रोन डिजीज़ में जो है 2% प्रोग्नोसिस है इन फर्स्ट 7 ईयर्स में, तो ये इसका इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है। बट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।